साथियों नमस्कार। मेरी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आइए आप चलते हैं सामाजिक विषय को लेकर जो उत्तर प्रदेश यूपी टेट की जूनियर वर्ग की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह क्लास वरदान सिद्ध होगी। जो प्रश्न आपके सामाजिक विषय में आते हैं 60 प्रश्न, उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले और पिछले नेट टेट की परीक्षाओं में आने वाले सभी प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। और आप पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक सुनिए, इसमें से ही सारे प्रश्न आपके फंसेंगे 60 प्रश्न। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे और वीडियो अधिक बनाऊंगा। तो इस तरह बने रहिए पूरी क्लास में। पढ़िए, चलते हैं 200 सुपर वन लाइनर सामाजिक विषय। जो आपके 150 प्रश्नों में से 60 प्रश्न सामाजिक विषय के आएंगे और जूनियर यूपी टेट वर्ग के लिए ये क्लास सिद्ध है। अतः आप पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए। अब आइए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? एक बात और बता दूं, ये जो सामाजिक विषय है ये कई विषयों का समावेश होता है इसमें। भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल होता है इसके अंदर। भारतीय राजनीति है, अर्थशास्त्र, भारतीय संस्कृति, कला, इस सभी विषयों का इसमें समावेश होता है। इसको मिलाकर ही सामाजिक विज्ञान के आपके 60 प्रश्न यूपी टेट में आएंगे और ये आपके जो 90 प्लस स्कोर लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अतः आप बने रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप जानते हैं 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, तो यह है प्राचीन वेद है भारत का। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है ये। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में, वाराणसी के पास स्थान है ये। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य, इन्हें कौटिल्य भी बोलते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इसी के जो गुरु थे वो चाणक्य थे। गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। बार बार आप देखें, जहाँ सामाजिक विषय लगा हुआ है वहाँ ये महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। हर्षचरित का रचयिता कौन थे? तो बाणभट्ट थे हर्षचरित के। खजुराहो का मंदिर, खजुराहो एक प्रसिद्ध मंदिर है और ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और ये मानव के मतलब काम कलाओं को प्रदर्शित करता हुआ बनाया गया है। 10वीं शताब्दी का मंदिर है खजुराहो का मंदिर। ये चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। तो तराइन के जो तीनों युद्ध हुए हैं उन सबको आपको याद करना है। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, और इस तरह आपको तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। और 2 युद्ध हुए हैं मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो प्रथम युद्ध हुआ है 1191 में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था ये कुतुब मीनार का निर्माण। भारत में मुगल स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल स्थापना बाबर ने की थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने की थी। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, अंग्रेजों के और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। आपको पता है ये भारत में अंग्रेजों को स्थापना, जो शासन की नींव है वो 1757 के युद्ध से प्रारंभ होती है। पहला युद्ध जो भारतीयों का बड़ा युद्ध हुआ 1757 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। लाल बाल पाल, ये तिगड़ी है भारतीय आंदोलन की। बाल बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। लाला लाजपत राय को बोलते हैं। पाल बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। जलियांवाला बाग बहुत प्रसिद्ध घटना हुई थी और ये नरसंहार हुआ था अंग्रेजों द्वारा अमृतसर के जलियांवाला बाग में, और निहत्थे से भारतीय लोगों को गोली से भून दिया गया था। इसमें करीब 1500 से अधिक भारतीयों की मृत्यु हुई थी। तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में।
याद रखना, इस तिथि को पूछ लेता है कभी। तो 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध है। असहयोग आंदोलन तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, ये कब हुआ था? 1920 में। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था ये पूछ रहे, तो क्या होगा इसका? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन, हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछ लिया जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो यही उत्तर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सी राजगोपालाचारी। तो ये अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न 20, भारतीय संविधान की स्थायी जो भारतीय संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष पूछता है क्वेश्चन में, तो याद रखना इन दोनों को। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे, ये बाद में अपने प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। और अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो वो होंगे सच्चिदानंद सिन्हा। दोनों को याद रखना, अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। स्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रथम राष्ट्रपति हुए भारत के। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और ये लागू कब हुआ था? तो ये आप जानते हैं 26 जनवरी। आप इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था और इसको स्वीकार किया गया था वो तिथि है 26 नवंबर, और इसी को हम 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के नाम से मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी है पूछ रहा है, तो ये 6 है। और कितनी थी पूछा जाए तो 7। एक इसमें अधिकार को हटा लिया गया है, इसका संपत्ति का अधिकार 7वां, इसको हटा लिया गया है और वो ये बना दिया है कानूनन अधिकार 300 ए। 300 ए में इसे क्या कर दिया है? कानूनन अधिकार बना दिया गया है। अब भारतीय जो संविधान है उसमें मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। भारत अब संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता, जैसे अनटचेबिलिटी बोलते हैं और छुआछूत कहते हैं इसे, इसी को कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है इसका? तो ये अस्पृश्यता का अनुच्छेद 17 में प्रावधान है। वो महत्वपूर्ण संविधान के जो, मैं अगला एक कोई वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरे संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखूंगा जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित, अनुच्छेदों से और सूची से संबंधित, इस तरह और भाग से संबंधित ये पूछे जाते हैं। सामान्य जो सवाल हैं इनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगला सवाल देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो ये कितनी है? 550। इस समय कितना है? 543। 543 प्लस 2, ये अब समाप्त कर दिए हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं 2 सदस्य और 543 पे ये निर्वाचित होते हैं। तो इस तरह 545 और टोटल कितने हो सकते हैं? 550। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारे देश के राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति जो न्यायाधीश होता है, अब एक सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश होता है और 33 मुख्य न्यायाधीश होता है, 33 न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? तो ये राजस्थान, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। और ये 2 अक्टूबर 2 OCT 1969, ये प्रसिद्ध कभी कभी डेट पूछी जाती है। तो 2 अक्टूबर को 1969 आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भारतीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। तो प्रश्न में अधिकतर ये पूछा जाता है राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की थी? ये राजस्थान था और ये नागौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान का, वहां से प्रारंभ की गई थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं मान्यता प्राप्त है? तो ये कितनी है? 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं।
अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसी को पृथ्वी की बहन कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के सबसे नजदीक है ये शुक्र। और इसे ही सांझ का तारा, भोर का तारा, कई नामों से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है ये, और इसी के बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है, जिसे मरकरी कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ये चंद्रमा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो ये एशिया है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, मिस्र में है, इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.4 है भारत का क्षेत्रफल। अगर जनसंख्या पूछे तो ये 16% जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की 16% जनसंख्या है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की मानक समय रेखा, इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, किस देशांतर को माना जाता है? यह है 82.5 पूर्वी देशांतर। तो 82.5 पूर्वी देशांतर को भारत की मानक रेखा माना जाता है, मानक समय रेखा माना जाता है, इसे IST। वहीं से पूरे भारत का एक समय निर्धारित होता है, और ये हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में से गुजरती है। कर्क रेखा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखना 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में पड़ता है और दक्षिणी सिरे पर है ये, इसको हम दक्षिणी बिंदु कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये इसे सागर माथा कहते हैं, नेपाल में। ये नेपाल में स्थित है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। तो इसकी लंबाई होती है 8,848। कभी पूछले प्रश्न याद रखना, इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है समुद्र तल से। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये गुरु शिखर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गंगा नदी है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये गोदावरी को कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। अगर पूछ ले दक्षिण भारत की गंगा, इसमें क्वेश्चन घूम जाता है। अब ये पूछता है एग्जामिनर, ये पूछ ले दक्षिण भारत की गंगा, तो कहेंगे कावेरी। 2 प्रश्न बनते हैं दक्षिण की गंगा के ऊपर, याद रखना इनको। अब मैं 200 के करीब ही आपको 100 प्रश्न एक्स्ट्रा ऐसे बताऊंगा जो आप इसी से संबंधित होंगे, जितना आपको जो मैं बता सकूं। और इसलिए आपकी एक क्लास लंबी होगी, आप पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक सुनिए, और इसी में से 100% क्वेश्चन फंसेंगे, इससे बाहर यूपी टेट में नहीं आता है। दक्षिण की गंगा कहे तो गोदावरी है, और दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे तो क्या आएगा? कावेरी नदी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये पंजाब में है, सतलज नदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? तो हीराकुंड बांध कहाँ है? यह महानदी पर है, और कहाँ? उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है, और ये महानदी पर बना हुआ है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा में है चिल्का झील। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मासिनराम है, मेघालय में पड़ता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये काली मिट्टी है, अधिकतर गुजरात महाराष्ट्र में पाई जाती है, इसमें कपास की खेती बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आसम में स्थित है काजीरंगा, और इसे कहते हैं जो गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग के गैंडा, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है ये राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, याद रखना इसको। गिरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है, और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? याद रखना, मैं पिछले पार्ट में पर्यावरण के में भी बताया था, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, और ये इस तरह की क्रांतियां आती रहती हैं प्रश्नों में। इनको एक बार और रिपीट कर लेना, एक क्वेश्चन अवश्य आएगा निश्चित है इसमें से। श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो ये दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति के जन्म भारत में किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत के भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना, तो ये भिलाई में स्थित है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है।
भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चली थी? 1853 याद रखना। और ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 मुंबई से ठाणे के बीच में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का। नीति आयोग योजना आयोग थी, उसका नाम बदल के क्या कर दिया है? नीति आयोग। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं इसके नीति आयोग के अध्यक्ष। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, इसको जीएसटी बोलते हैं, ये कब लागू हुआ था भारत में? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो 78% है। आपको बताया था 21% क्या है ऑक्सीजन होता है, 78 होती है नाइट्रोजन। इस तरह 99 और 1% में बाकी गैसें होती हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे शरीर की रक्षा करती है और जिससे त्वचा का कैंसर नहीं होता है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ कहते हैं, और इसको रिएक्टर स्केल में नापी जाती है। कहते हैं ना, अभी हाल ही में भूकंप आया तो 7.8, 7.6, 8.5 इस तरह इसको रिएक्टर स्केल पर नापा जाता है। और जो यंत्र होता है उसको कहते हैं सीस्मोग्राफ, याद रखना इसको। सुनामी किस भाग में सबसे अधिक आती है? तो ये जापान में ज्यादा आती है सुनामी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप जानते हैं पर्यावरण के प्रश्न में पढ़ा था, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में जिनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हुआ था। तो इस तरह की घटनाएं आगे ना हो, इसलिए विश्व पूरे समुदाय ने मिलकर एक संगठन बनाया था, उसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इससे शांति के उद्देश्य से बनाया गया था ये। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद, याद रखना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अगला है महत्वपूर्ण किताब है जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज की पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। गीतांजलि के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। इसी की पुस्तक से हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ये लिया गया है गीतांजलि। और इसी पुस्तक को याद रखिएगा, 1913 में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि पर। अगला प्रश्न देखिए 71, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो ये भारत का राष्ट्रगान मैं बता रहा था अभी, रविन्द्रनाथ टैगोर की किताब गीतांजलि से लिया गया था। और भारत का जो ये राष्ट्रगान स्वीकार किया प्रथम बार गाया गया था 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ये भी बंगाल से रहने वाले थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है आनंद मठ, उससे लिया गया है ये। तो दोनों याद रखना, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, और राष्ट्रीय गान है ये गीतांजलि पुस्तक से लिया गया है। और इसके लेखक हैं कवि थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का, ये लखीमपुर खीरी, नेपाल के बॉर्डर के पास। तो लखीमपुर खीरी जिले में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था? प्रसिद्ध घटना है चौरी चौरा कांड। तो ये कहाँ हुआ था? ये गोरखपुर नामक स्थान पर। ये वो स्थान है जहाँ भारतीयों ने एक आंदोलन के तहत एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे कितना 22 अंग्रेज पुलिस इसमें अधिकारी भी थे और पुलिस के थे, पूरी तरह जल गए थे। तो इसमें बहुत बड़ी उस समय की राष्ट्रीय आंदोलन के समय की बड़ी घटना थी। तो इसमें चौरी चौरा कांड याद रखना, गोरखपुर के पास है, वो एक स्थान का नाम है ये चौरी चौरा कांड।
और कभी आता है काकोरी कांड। काकोरी याद को 10 एक्शन कांड भी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आप अंग्रेजों के खजाने को लूटा था। तो ये दो घटनाएं याद रखना आती हैं। काकोरी कांड कहाँ हुआ था और चोरा चोरी कांड। तो गोरखपुर में है चोरा चोरी कांड। उत्तर प्रदेश राज्य का पक्षी कौन सा है, तो ये सारस है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस, देख रहे हैं आप ये क्वेश्चन पूरे इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी परीक्षा में बार बार आए हैं। आप पिछले टेट को भी परीक्षाओं को देखेंगे तो इन्हीं में से आपको मिलने को मिलेंगे कि कहीं ना कहीं प्रश्न ये आए हुए हैं पिछले टेट की परीक्षाओं में। तो आगामी इनसे थोड़ा बदलाव करते हुए बार बार इन्हीं क्वेश्चन तो वही है, एग्जामिनर किसी भी क्वेश्चन को उठा के रख सकता है, तो तरीका बदल सकता है, पर प्रश्न और आप सामान्य ज्ञान तो सारे भारत की, विश्व की, तो ये की है, उस तरह इनको अलग अलग तरीका से दे देते हैं। तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। अगला प्रश्न 80, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये याद रखना मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक। सांची मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ अशोक का बौद्ध स्तूप बना हुआ है। मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, याद रखना हुएनसांग, फाहियान, मैगस्थनीज। और इस तरह के जो विदेशी यात्री आए थे इनके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है और इनको याद रखना है। मैगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। और दूसरा एक यात्री था फाहियान, एक ये चीनी यात्री था, किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, याद रखना फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में आया था, इसलिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलते हैं। और मैगस्थनी आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, दोनों का चंद्रगुप्त नाम है, कंफ्यूज मत होना। मैगस्थनीज पूछे तो मौर्य आएगा, फाहियान पूछे तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अभी हाल में सरकार ने इसका जीर्णोद्धार कराकर इसे मूर्त रूप देने का कार्य किया है। बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। उस समय के शिक्षा के दो बड़े केंद्र थे, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो इस समय भारत की सीमा में नहीं है, पाकिस्तान में, सॉरी अफगानिस्तान में है। और ये और उस समय का दूसरा विश्वविद्यालय था नालंदा, जिसमें भारतीय संस्कृति, वेद, पुराण इनकी शिक्षा दी जाती थी। तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिकंदर लोदी ने की थी आगरा शहर की स्थापना। आयने अकबरी के लेखक कौन थे, अबुल फजल थे। शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था, तो रायगढ़ में हुआ था। ये फ्रंटियर गांधी या इन्हें कहें सीमांत गांधी। अरे यार चला जाता, रुक जा बाद में। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, रायगढ़। फ्रंटियर गांधी किसे जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। इसी का भारत में विरोध भी हुआ था, तो इसी विरोध के चलते लाला लाजपत राय की जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें घायल हुए थे और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था, तो दांडी मार्च 1931 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 1946 में आया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में 3 प्रश्नों को आप कंफ्यूज होंगे, याद रखना। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा की प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी होते हैं, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इस तरह तीनों अध्यक्षों को आप सब प्रश्न के अनुसार याद रखना। संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है, तो ये है 44वां संविधान संशोधन को हटा दिया गया है। भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, 3 होते हैं, इसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी बोलते हैं इसको, अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। महान्यायवादी भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है, वित्त
आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो वित्त आयोग का जो संविधान के अनुच्छेद के अंदर गठन किया गया है वो है अनुच्छेद 280। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? देख रहे हैं आप, भारतीय भूगोल, भारतीय इतिहास, आंदोलन, प्राचीन इतिहास, अब भूगोल आ गया तो विश्व भूगोल, भारतीय भूगोल, इन सभी का कॉम्बिनेशन है, वही सामाजिक अध्ययन कहलाता है। तो आपको प्रत्येक विषय की जानकारी होना आवश्यक है। ऑस्ट्रेलिया। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वेकाल झील है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य स्थित है पनामा नहर। और एक और पूछे, पनामा को पूछता है और सुएज की, दोनों नहरों को पूछ लेता है तो एग्जामिनर। तो सुएज नहर कहाँ है? ये अभी आप संज्ञान लेते हैं, खाड़ी युद्ध चल रहा है अभी इजराइल और ईरान के मध्य, तो उससे जो अगली वाले खाड़ी है ना, अरब के साथ में जाता है। अरब को ये लाल सागर, सुएज नहर को पूछे तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है सुएज नहर। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत और अटलांटिक महासागर, दोनों नहरों के संबंध में ये प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखो नीचे, सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो वायुमंडल में कितनी होती है? 21% होती है, अभी हाल में अपने ऊपर बताया मैंने। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये सहारा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, अफ्रीका में पड़ता है। भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये थार मरुस्थल है, राजस्थान में पड़ता है और राजस्थान और पंजाब के सॉरी पाकिस्तान के कुछ हिस्से में और राजस्थान में पड़ता है ये थार मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आइए आगे चलते हैं प्रश्नों को। प्रश्न थोड़े बड़े होंगे, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, पर आपके ये काम के हैं और इसी प्रश्नों में से जैसे इस तरह टेट की परीक्षाओं में आएंगे और आप गंभीरतापूर्वक इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए, और हो सकता है तो आप स्पीड बढ़ा कर पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने लंबे प्रश्न करके वन लाइनर किए हैं ताकि आपको सीधे सीधे आंसर ज्ञात हो सके। थार्मोस्टल हो गया। अगला है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में पड़ता है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में हुई थी, टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध किससे? ये तिलहन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? तो ये झींगा मछली से। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो ये है बंदरगाह मुंबई में है। भारत में बड़े 13 बंदरगाह हैं और कुछ 200 लगभग छोटे बंदरगाह हैं। तो प्रसिद्ध बंदरगाह पूछ लेता है आपको, ये कौन सा पूर्वी तट का है, कौन सा पश्चिमी तट का है? जैसे कांडला है, न्यामा शोभा है, कोच्चि है, और उधर पूछ तो पारादीप है, विशाखापत्तनम है, एन्नोर है, चेन्नई है, मैंगलोर। इस तरह अब 13 बड़े बंदरगाह हैं और 2 से लगभग छोटे बंदरगाह हैं। न्यामा शोभा, इसका नाम क्या है? इसका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है और ये महाराष्ट्र में पड़ता है न्यामा शोभा। मुंबई पे अतिरिक्त लोड को कम करने के लिए इस बंदरगाह की स्थापना की गई थी, न्यामा शेवा। अब वर्तमान में इसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, गरीबी हटाओ। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? गेहूं पर। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। अगर पूछना भारत और पाकिस्तान के बीच, तो अगला क्वेश्चन आई भी गया, ये देख लीजिए। रेड क्लिफ प्लान, तो एक अंग्रेज थे रेड क्लिफ, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनके मध्य जो रेखा खींची रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी, उसी को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच स्थित है? भारत और पाकिस्तान। डूरन रेखा किन देशों के बीच की सीमा है? तो डूरन रेखा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? ये कवरत्ती द्वीप है। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है, अंडमान
और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैंडल पीक। अगला क्वेश्चन, मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ये आसाम में है और ब्रह्मपुत्र। अभी हाल ही में भूपेन हजारिका के नाम से एक पुल बनाया है, उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो ये मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर आसाम में ही बना है ये, तो इसका नाम है, और अपने आप में एक जिले के रूप में भी है मांजुली द्वीप, जो ब्रह्मपुत्र के नदी के बीच में द्वीप के रूप में बसा हुआ है। तो सबसे बड़ा द्वीप है भारत का मांजुली द्वीप। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन के प्रेरणा थे सुंदरलाल बहुगुणा। आपको पर्यावरण के प्रश्नों में भी बताया गया था वीडियो में कि ये चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित था और लोग पेड़ों को काटने की रोकने के लिए उस पेड़ों से चिपक गए थे। इस तरह सरकार के प्रति उन्होंने आंदोलन व्यक्त किया। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मेधा पाटेकर ने। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। आप देख रहे हैं कि जिनेवा में विश्व लेवल के काफी संग्रहालय हैं, वो मुख्यालय हैं। आगे देखिए यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहाँ यूनेस्को का मुख्यालय है। अब विश्व की लेवल के देख रहे हैं संगठन आगे यूनेस्को, सार्क। अब देखें सार्क, तो ये सार्क मुख्यालय है, जो दक्षिण एशियाई देश है ना, उनका एक संगठन है। भारत और भारत के आसपास के जो देश हैं उनका मुख्यालय है सार्क का काठमांडू में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, ये नीदरलैंड में है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है भारत कोकिला। और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, प्रथम महिला राज्यपाल, या जो राज्यपाल थी वो प्रथम राज्यपाल, दोनों यही महिला थी, सरोजनी नायडू। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। आनंद मठ, ये आ गया आनंद मठ, जिससे ही वंदे मातरम एक गीत को लिया गया है। ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास है आनंद मठ। के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। पंचतत्व के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। राज तरंगिणी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कल्हण है। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। अभिज्ञान शाकुंतलम, आप जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास जी। दुष्यंत और शकुंतला की इसमें प्रेम कहानी दिखाई गई है। तो इसके रचयिता है कालिदास। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आसाम का। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये आसाम का लोक नृत्य है। गरबा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये गुजरात का है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। कालीबंगा पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलग्राम, कुंडग्राम है, कुंडलग्राम भी लिखा रहता है कहीं कहीं, तो वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और अंतिम कौन थे? ये महावीर स्वामी जी। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। इंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंड का पुस्तक के लेखक कौन है? मैगस्थनीज। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था अशोक के शिलालेखों को। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये वही है कुतुबुद्दीन ऐबक जिसकी चौवा खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर ने की थी। सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था सती प्रथा। बहुत गलत प्रथा थी भारत में। जब कोई पति मर जाता था तो सती उसे होना पड़ता था, नहीं होती तो उसे जबरदस्ती, बता देंगे, लोगों द्वारा जबरदस्ती उन्हें चिता पर जलाया जाता था। तो इस तरह एक कुप्रथा थी। इसका अंत किसने किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटक और हमारे भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय, इनका काफी योगदान है।
इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस पर रोक लगा दी थी। 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग था। इसमें आप बार बार कभी कंफ्यूज हो जाते हो, बार बार पूछा जाता है भारत का 1857 क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो विलियम बेंटिक था, ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसने सती प्रथा पर रोक लाई थी। याद रखना, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो माउंटबेटन, जब भारत आजाद हुआ था उस समय वही तो था, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। और पूछा जाए भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। या स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, क्योंकि इसके बाद ये पद नहीं रहा, तो प्रथम अंतिम भारतीय पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी। और प्रथम गवर्नर जनरल, केवल प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। और क्रांति के 1857 क्रांति समय पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये इस समय गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप पूरी तरह इन्हें याद कर लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। आपको बताया था ये सामाजिक संस्था थी भारत की समाज सुधार के संबंध में। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, तो इस तरह की समाज आर्थिक जो सामाजिक आंदोलन थे, इन्होंने इस समाज को सुधारने का काम किया था। तो यही वजह है कि राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय थे, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने। स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। और ये 1923 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1923। सन पूछा जाए तो 1923 में मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, और चित्तरंजन दास बंगाल के थे रहने वाले, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जाए तो 1942। याद रखो, इतिहास ऐसा है, एक दूसरे से जोड़कर हम याद करेंगे तो हमें काफ़ी याद करने में सहायता मिलेगी। हमेशा लिंक करके रखा करो प्रश्नों को। अब देखो 42 आया तो एक और क्वेश्चन 42 पे याद रहेगा कि तुम भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह एक क्वेश्चन एक दूसरे से जोड़कर हमें हमारे दीर्घकालीन समय तक याद रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष देख रहे हैं, महिला अध्यक्ष पूछ रहा है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था भूदान आंदोलन। तो लोगों से आग्रह, जिसको भूमिहीन लोग हैं, उन्होंने इस लोगों से आग्रह किया गया कि आप कुछ भूमि दान दीजिए। ठीक है, इस तरह जो भूमिहीन लोग थे उन्हें भूमि प्रदान करने का एक अच्छा आंदोलन चला था। इसके प्रणेता कौन है? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वो गृह मंत्री भी थे, प्रथम गृह मंत्री भी बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। पहले इसका नाम सोवियत संघ था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। इसके उपभाग हो गए इस तरह मिलके, ये मिलके अलग अलग 9 ऐसे 21 22 करके इस तरह क्या बन गए? भाग बन के 25 हो गए, 3 भाग बढ़ गए, तो टोटल भाग 22 भाग हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में होती है? तो ये 368। किसमें होती है? 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या बोलते हैं? क्या? क्या की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। क्या की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में मतदान की न्यूनतम जो आयु है वो क्या है? 18 वर्ष। सूचना का अधिकार, आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 2005 में लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2005 से लागू है। आप किसी भी सरकारी विभाग से कार्य के संबंध में जानकारी एक 10 रुपये का पोस्टल आर्डर देकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भारतीय नागरिकों को एक अधिकार प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार। योजना आयोग के स्थान पर किस नए आयोग को गठन किया गया है? आप जानते हैं 1915 में
नीति आयोग, इसका नाम बदल दिया गया है और इसे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। नाबार्ड की स्थापना कोई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार पूछा जाता है। नाबार्ड, टाइसेम नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में हुई थी। नीलगिरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा, जिस तटरेखा समुद्र के किनारे स्थित, तो यह गुजरात है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है कौन सी है? चिल्का झील है। कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों में स्थित है? तो कर्नाटक का भी विवाद रहता है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में विवाद रहता है कावेरी जल विवाद के लिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगोन मिट्टी बोलते हैं इसे। कपास के लिए बताई थी, काली मिट्टी में कपास अधिक पैदा होती है। साइलेंट वैली, शांत घाटी, शांत घाटी किसको कहते हैं? केरल को। फूलों की घाटी पूछा जाए, उत्तराखंड को। और साइलेंट वैली, शांत घाटी। और सिलिकॉन वैली पूछा जाए तो बंगलोर। याद रखना तीनों घाटियों के ऊपर, शांत घाटी, सिलिकॉन वैली और फूलों की घाटी। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा बनाती है। श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को कहते हैं। झीलों का देश फिनलैंड। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखो 0.003, 0.03, बहुत 1% भी बहुत कम। तो कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा? 0.03। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य? 5 है। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। एलिफेंट फेंटा और एलोरा। कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल होता है? तो 12 वर्ष के ऊपर होता है। तो 12 अभी कुंभ निकलने के बाद 12 बार इस्तेमाल 140 वर्ष बाद अभी हाल ही में क्या हुआ था? अर्ध मेला लगा। एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कुंभ मेला किस किस वर्ष कितने वर्षों के अंतराल में होता है? तो ये 12 वर्ष। और छोटा होता है वो 6 वर्ष बाद होता है, जिसे अर्ध कुंभ कहते हैं। और महाकुंभ होता है जो 144 साल बाद, मतलब 12 कुंभ निकल जाते हैं तब एक महाकुंभ होता है, जो अभी हाल में प्रयाग में बना था। अगला प्रश्न देखिए, हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। लोसांग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में है। ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है? तो केरल का है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तमिलनाडु का है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संमत पर आधारित है? तो शक संमत पर है। जो हिंदी के माह होते हैं ना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, इस तरह, तो इससे राष्ट्रीय पंचांग इस शक संमत पर आधारित है। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है प्रयागराज। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है या टेसु कहते थे। भारत माता मंदिर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। तो इस तरह साथियों, ये पूरे सामाजिक विषय के 200 क्वेश्चन हो गए। आप उम्मीद है मुझे आपने पूरा वीडियो देखा होगा और आपकी समझ में आया होगा। आप इससे रिवीजन कीजिए, ना समझ में आए तो एक बार पुनः देखिए। और टेट में सामाजिक विषय जो जूनियर वर्ग से परीक्षा दे रहे हैं
उसने ये क्लास लाभदायक रहेगी। और आगे मैं और ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। और आपके जो आने वाला टेट है 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 जुलाई को मुझे मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे अंक आएँगे और आपको 90 प्लस लाने में सहायता प्रदान करेगी ये मेरी वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है तो आप इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। और मैं आपको टेट परीक्षा से पहले उसका एक मॉडल के रूप में पूरा टेस्ट पेपर दूंगा, ये 150 अंकों का। इससे आप बारीकी से देख सकते हैं कि किस विषय को किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हो सकता समय मिला तो मैं पिछली वर्ष का एक वीडियो डाउनलोड करूंगा पूरा पेपर डालकर, आप उससे देख सकते हैं कि किस तरह किन भागों में और पेपर आता है, और आप उसी तरह से तैयारी करेंगे। थैंक यू। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।